यार ये मैंडी कहाँ रह गई? मन भी नहीं लग रहा है मैंडी का। बहुत झगड़ा करती थी जीजू, फोन चाहिए फोन चाहिए फोन चाहिए, फोन दे दिए तो फोन नहीं लग रहा है उसका। यार अभय, अभय जी। अरे कहाँ हो गया? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मैंडी का फोन आया था क्या? नहीं, मैंडी का फोन तो नहीं आया यार 6 बजने को है, अभी तक मैंडी का कोई अता पता नहीं है यार, अभी तक लौटे नहीं है। पर मैंडी का रिहर्सल तो 4 बजे खत्म हो जाता है ना, और अभी तक वो घर भी आ जाती है। वही तो, साक्षी जी भी घर पे नहीं यार, बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं कहाँ रह गई वो। लग रहा है क्या रिंग हो रहा है? नहीं, रिंग तो नहीं जा रहा। आप परेशान मत होइए, हम जाकर देखते हैं। कहाँ जाओगे भाई? अरे कबीर चौरा, संत कबीर हॉल, वहीं तो मैंडी का डांस रिहर्सल होता है ना। ठीक है भाई, तुम जल्दी जाओ, पर बीच बीच हमको फोन करके बताते रहना भाई। अरे गुरु, आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बैठिए भैया आप। अरे परेशान काहे हो रहा है? हम खड़े हैं ना, जाके देख के आ रहे हैं। वीरो, ए वीरो। हाँ जी चाचू बोलिए। आओ बेटा, फटाफट पापा के लिए पानी लाओ और ख्याल रखो। आ रहे हैं। पर चाचू आप कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत पंचायत रहता है वीरू। हाँ ना पापा, पानी पिलाओ, ख्याल रखो, आ रहे हैं हम। हाँ हाँ जा। चलो भैया आ रहे हैं, ख्याल रखिए अपना। लो आ गई मैंडी। कहाँ थे गुरु तुम? बिरु, मौसी को दो पानी। थैंक यू। ले जाओ 2-3 गिलास और लेके आओ, बहुत प्यासी है तुम्हारी मौसी। हाँ तुम ठीक तो हो मैंडी? सब ठीक है जीजू। पिलाओ मौसी को पानी, पिलाओ। जीजू को दे दो। पिलाओ मौसी को, पिलाओ। नहीं आप पी लो, आप ठीक नहीं लग रहे हो। अरे लाओ दो। हटाओ, हम ही पी लेते हैं। क्या हालत हो गई है हमारे शहर की। 25 मिनट का रास्ता काटने के लिए हमें 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ा। हम कुछ 3:45 बजे निकले थे कबीर चौरा से और अब जाके पहुंचे। हमारा फोन भी शायद डिस्चार्ज हो गया है। वैसे बात तो मैंडी सही कह रही है भैया, हमारे शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। अरे यार, बात हमारे शहर की नहीं है, सिर्फ पूरे भारत की बात है। हम लोगों को पता है ना कि हम बम्बई जाते रहते हैं ZTV की सीरियल की शूटिंग देखने के लिए। भैया बम्बई की भी ट्रैफिक बहुत खराब है। बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, सब जगह की एक ही हालत है भाई। ट्रैफिक के मामले में ऐसा ही है सब। इसका कारण क्या है? भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। पर भैया जनसंख्या वृद्धि से तो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विविधताएं, सब चीजें बढ़ती है ना। और अगर किसी देश की जनसंख्या ज्यादा है तो इस पे तो उसे गर्व होना चाहिए। पर ऐसा गर्व लेकर क्या करोगे भाई, जो हमारी जिंदगी का बहुत सी कीमती समय ट्रैफिक और भीड़ के पांव तले कुचल डाले। बिल्कुल सही कहा जीजू। ट्रैफिक जाम के समय जब टाइम बर्बाद होता है ना, बहुत गुस्सा आता है। बात गुस्से की नहीं है मैंडी, बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारे देश की पूरी व्यवस्था जो है चरमराती जा रही है। देश के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि दुनिया को बचाने के लिए और आने वाले कल की रक्षा करने के लिए आज जनसंख्या को नियंत्रित करना ही होगा। पर जीजू, इस सब की वजह क्या है? वजह एक नहीं है मैंडी, कई सारी वजह है। पर पिछले दिनों जिन वजहों को भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना गया है, उनमें सबसे आश्चर्यजनक है धार्मिक अंधविश्वास, शिक्षा और मनोरंजन साधनों का अभाव। वैसे जनसंख्या वृद्धि में धार्मिक अंधविश्वास का ही बहुत बड़ा योगदान है भैया, ऐसा हमने भी सुना है काफी जगह। हमें लगता है कि अब बात धार्मिक अंधविश्वास से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब एक होड़ शुरू हो चुकी है, अपनी जाति की जनसंख्या बढ़ाने की होड़, जिसके कारण अपने देश को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। देखो भाई, हमको लगता है कि सरकार को सभी धर्म के धार्मिक गुरुओं को एक जगह ला करके बैठाना चाहिए और सभी से इस विषय पर बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भैया लोगों को शिक्षित करो, जनसंख्या बढ़ाना बहुत अच्छी बात नहीं है। ओ मैंडी, तुम कुछ दिनों के लिए भाभी के साथ अपने घर क्यों नहीं चली गई? अरे कम से कम तुम्हें बनारस के भयंकर ट्रैफिक से तो बच जाती। मौसी, हम कल एक दिन के लिए नानी जी के घर जाने वाले, आप चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। चाहो? अरे ले जाओ भाई, ये रोज लेट आएगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नहीं बच्चा, हम जा ही नहीं सकते। पर आप एक दिन के लिए क्यों जाओगे? जब से हमने यूथ अवार्ड जीता है तब से हमने नाना नानी का आशीर्वाद ही नहीं लिया। तो थोड़ा रुक जाओ ना, दीदी और वेदी भी तो वही है। नहीं रुक सकते हम मौसी, परसों से हमारा स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट है। ओह, तब तो तुम नहीं रुक सकते। अरे वीरू भैया, ना आप रुकोगे ना समय रुकेगा हमारे लिए, आ जाओ। नहीं करोगे आना पान तो नहीं मिलेगा दाना पान, और दाना पान के लिए जरूरी है आना पान। बहुत बढ़िया, आओ भैया शुरू करें आना पान। यस। सबसे पहले अपना अपना फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो। हमारा तो पहले से ही डेड है। चलिए आंखें बंद कीजिए हम लोग।
भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता? सबसे पहले बताएंगे हमारे वीरू जी। हमारा दिन तो काफी अच्छा बीता पापा। स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से आज हमने खूब प्रैक्टिस की। सर तो हमें कल भी बुला रहे थे, पर हमने कहा सर कल हमें नानी के घर जाना है, तो उन्होंने हमें छठ से परमिशन दे दी। तो मैंडी जी आप बताइए आपका दिन कैसा गया? लेकिन हाँ, वो ट्रैफिक वाला सिरदर्दी को छोड़ करके। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हमारा दिन जेन्युइनली काफी अच्छा था। आज हमारे गुरुजी ने सिर्फ हमारी प्रैक्टिस ली, क्योंकि मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। और नेताजी आपका, आप बताइए कैसा गया आपका दिन? आज का दिन हमारा तंदुरुस्त और एकदम तरोताजा था। अरे डीएसडब्ल्यू सर खुदा के एनुअल डे फंक्शन की तैयारी देख के गए हैं भाई, और इतना खुश हुए ना कि हमारे करीब आ गए। पता है आपको? अबे हमने विगत कई वर्षों से तैयारी तो देखी है, लेकिन गुरु ऐसी तैयारी नहीं देखी कि आप एनुअल डे फंक्शन में पूरे कॉलेज को सजा डाले हो भाई। वेरी गुड। अच्छा क्या बात है। जीजू आप बताइए आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो बस वैसा का वैसा ही था मैंडी। घर में साक्षी जी के न होने की वजह से मन भी नहीं लगता, और वैसे भी आजकल मैरिज ब्यूरो में क्लाइंट भी नहीं आते। जीजू हमारे पास एक बढ़िया शानदार जबरदस्त आइडिया है। आप है ना अपने मैरिज ब्यूरो की प्रमोशन कराइए, है ना? अरे भैया मेंढी क्या आइडिया दे रही है आपको? आप कहो तो आपका मीटिंग फिक्स कराते हैं पब्लिसिटी वालों से। अरे बहुत दोस्त यार हैं हमारे इस फील्ड में, बताओ क्या कहना है आपका? थोड़ा रुक जाते हैं, साक्षी जी के आने के बाद ही निर्णय लेंगे। फिर ये मोबाइल फोन लो, जा करके अपने स्कूल के दोस्तों को फोन करो और उनको बोलो नोटबुक और होमवर्क के लिए। तब तक हम जी टीवी के दर्शकों का मेल और मैसेजेस पढ़ते हैं। जी ठीक है बेटा? हाँ जा। तो दर्शकों आज देखते हैं हमारा परिवार को सबसे पहला मेल इन्होंने भेजा है। तो सबसे पहले आज का जो पहला मेल हमें भेजा है पुणे महाराष्ट्र से श्री प्रभाकर गणबोते जी और उनके पूरे परिवार। तो भैया गणबोते साहब जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और गणबोते जी ने लिखा है कि मुझे और मेरे परिवार को जी टीवी बहुत पसंद है। हम पिछले कई सालों से जी टीवी के अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं देखते। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जी टीवी पर बच्चों के लिए कुछ शो शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद गणबोते साहब। हम आपका ये सुझाव जी टीवी के रिसर्च टीम तक पहुंचा रहे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका ये जो सुझाव है ना, इस पर जी टीवी बहुत जल्द निर्णय लेगी। ठीक है? अगला ईमेल हमारी पढ़ेंगी साली साहिबा मैंडी जी। मैंडी। लीजिए मैंडी जी। तो अगला ईमेल हमें भेजा है बहराइच उत्तर प्रदेश से मुंशी राम बाबू ने। मुंशी राम जी। आपने लिखा है कि मैं खुद एक राइटर हूँ। मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जिन पर जी टीवी सफल शोज का निर्माण कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी कहानियों को मैं जी टीवी में किसके पास भेजूं? मुंशी जी पहले तो हमें ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आप एक लेखक हैं। आपकी कहानियां आप जी टीवी अथवा कहीं भी पहुंचाने से पहले उसका कॉपीराइट या फिर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाकी हम आपको जी टीवी के रिसर्च टीम का मेल आईडी भेज रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी कहानियां जी टीवी के रिसर्च मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आओ मेंढी, अगला मेल हम पढ़ते हैं। हाँ गुरु। तो अगला ईमेल हमें भेजा है गोवा से मिस्टर क्रिस्टिनो ने। क्रिस्टिनो जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो मिस्टर क्रिस्टिनो साहब। आप चाहते हैं कि जी टीवी पर जीसस क्राइस्ट के जीवन चरित्र पर एक नया शो बनाया जाए। क्या बात है। एक अच्छा और प्यारा सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस्टिनो जी। और आपका ये सुझाव हम जी टीवी के रिसर्च टीम को जरूर भेजेंगे, और हमें पूरा भरोसा है गुरु कि आपके सुझाव पे जी टीवी शीघ्र ही निर्णय लेगा। तो अब हम यहीं पर आपके मैसेज और मेल पढ़ने के सिलसिले को भैया विराम देते हैं। आप इसी तरह से हमको अपना सुझाव भेजते रहिएगा। आ गए आप लोग। जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम आपको दे देते हैं। आज शाम ठीक 7 बजे आएगा शो रब से दुआ। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आज तो इस सब का सब तो चल के रहूंगी मैं। अल्लाह कौन नामुराद है मर्दू? अंधे है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? मुझे धक्का देकर कहाँ जा? कौन है तू? पहले ये बता कौन है, मुझे बता। मैं कुछ पूछ रही हूँ। कौन है? मैंने पूछा कौन है? बोल। अब 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। पहले आप लोग ना प्लीज डिसाइड कर लीजिए, क्या आप लोगों ने कभी भी अम्मू को बहू का दर्जा दिया है? अगर आप लोग उसे बहू मानते हैं तब हम इन्हें सास का दर्जा देंगे, वरना भूल जाइए।
तुमने क्या पूछा था मुझसे कि मैं अमृता को अपनी बहू मानती हूँ या नहीं? तो जवाब है नहीं। मैं अमृता को अपनी बहू मरते दम तक नहीं मानूंगी। अब 8 बजे देखिए जी टीवी का सुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। हमें कुछ तो करना होगा। और तू क्या करेगी? मैं चलाऊंगी इसे। देखो, अगर तुम नहीं चाहती ना कि मैं आयुष के लिए तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसके बारे में किसी को बताऊं, तो तुम ना बीती हुई बातों को भूल जाओ। अब 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इंस्पेक्टर सिंह की अगुवाई में 2 हवलदारों की एक टीम जग्गू के बयान के मुताबिक उंगलियों के निशान वाली फाइल की सच्चाई के बारे में पता लगाएगी। ये जो सर्च ऑपरेशन होगा उसका लाइव टेलीकास्ट कोर्ट में दिखाया जाएगा। ये बता कि कहाँ देखी थी तुमने वो फाइल? ओह, जो सरकार बैठकर पढ़ाई करते ना। 9 से 10:30 बजे देखिए जी टीवी के 2 बेहतरीन शोज एक के बाद एक, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। मैं तुम्हारे साथ ये अच्छा इसीलिए कर रहा हूँ और क्योंकि तुमने मेरे लिए उस नेत्रा उसके बॉयफ्रेंड से लड़ा। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें हेल्दी देखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। हमारे साथ रहेंगी। अब लग रहा है हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। जैसे तुम उसे घर के अंदर लेके आए हो ना, बिल्कुल वैसे ही धक्के मार के उसे घर से बाहर निकालोगे। I promise. 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वसुधा को किसने क्या खिलाया पिलाया? लड्डू। लड्डू? किसी ने इस घर में काम करने वाली लड़की के साथ गलत किया है और ये चंद्रिका सिंह चौहान के कायदों के खिलाफ है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये षड्यंत्र किसने रचा। जिस किसी ने भी ये किया है कल सुबह तक आपके सामने खड़ा होगा। हम एक काम करते खुशबू, हम गुरुजी से बात कर लेते हैं कि थोड़ा हमें समय से पहले छोड़ दे, ताकि हम समय पे घर पहुंच पाए। क्योंकि देखो दीदी भी नहीं है, खाना बनाना पड़ रहा है, कल तो बहुत लेट हो गया था। सब मिलके बात करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। हाँ हो गया गुरु। और किससे इतना बतिया रही हो? खुशबू से। वो खुशबू हम महक। हमें लग रहा है कि तुम्हें ट्रैफिक के सदमे से मंडी अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हो। नहीं यार, अब है हम स्कूटी लेके जाते हैं ना, पै पै पू पू चा चा, कहीं से कोमल गंधार, कहीं से तीव्र मध्यम, पुराना दिमाग का स्वर मंडल बन जाता है। समय कितना बर्बाद होता है और पेट्रोल कितना बर्बाद होता है यार। दुनिया में पेट्रोल कितना कीमती बनता जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? बात तो एकदम सही कह रही हो मैंडी तुम। अरे हमारी सरकार कितनी मोटी रकम चुकाती है भाई पेट्रोल खरीदने के लिए, और इसे बचाना सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरे भविष्य के लिए जरूरी है। मन तो कर रहा है प्रैक्टिस छोड़ दे और घर बैठे रहे। अच्छा, तुम्हारा जो मन करता है वही अगर सारे देश को लोग करे तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं, ये सारा भयंकर ट्रैफिक से हम बच पाएंगे। और देश का क्या होगा फिर? देखो मैंडी, जो हम बोते हैं ना उसको हमें ही काटना पड़ता है, और हमारी निजी समस्या से पहले हमारा देश है भैया। हो सकता है कुछ लोग अपनी जाति, अपने धर्म, अपने मजहब का स्वार्थ जो है देश से पहले रखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश से ही उनकी पहचान है। इसलिए हम तुम्हारी बातों को नहीं स्वीकार कर सकते। कहने के लिए तो बहुत आसान है, पर आप जब 15-15 मिनट के लिए एक ही जगह पर खड़े रहेंगे ना, तब आपको समझ आएगा क्या गलत कहा हमने। तुम्हारे नजरिए से तुम्हारी जो गलती है ना भैया, तुमको दिख नहीं रही है, लेकिन हमारी नजरिए से तुम जो कह रही हो ना वो गलत है। लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं कि इस देश ने हमको क्या दिया, तो ये भूल जाते हैं कि हमने इस देश को क्या दिया। आप कुछ भी कहो, हम तो गुरुजी से कहने वाले हैं, अगर आपको प्रैक्टिस लेनी है तो हमारे घर पे आइए और ले लीजिए। तो देखो, एक बात बोले हम तुमको, तुम्हारी बातों में ना हमको स्पष्ट निराशा झलक रही है। अरे यार बताओ, एक ट्रैफिक की समस्या से ये सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठना चाहती है,
अरे हाँ ना, अरे हम भी विश्वविद्यालय जाते हैं भाई, हम भी ट्रैफिक का सामना करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरा विश्वविद्यालय को बोलते हैं कि हमारे घर में आके हमारा क्लास लगाए। अरे हम भी आंदोलन करते हैं, धरना में बैठते हैं, अनशन में बैठते हैं, हमसे ज्यादा तुम ट्रैफिक झेलती होगी का? और सुनो इधर, तुम जैसा आज कर रही हो ना, कुछ समय पहले ऐसा ही एक लड़का करता था, विजय। कौन है विजय? अरे भैया के कहानी का कोई मेन किरदार होगा। अरे भैया सुनाइए कहानी, नहीं पता मेंढी दीदी तो कहाँ फंसी है ट्रैफिक सिग्नल में। सुनाऊं? सुनाइए 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 सुनाइए। ठीक है, सुनो। बहुत साल पहले अभिजय नाम का एक बहुत ही पढ़ा लिखा होशियार लड़का रहता था। उसने एक अच्छे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी की तलाश की, पर उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। इसलिए उसने अपने पिताजी की सलाह पर व्यापार शुरू किया, पर अनुभव की कमी के कारण व्यापार में उसे भारी घाटा हो गया। वो अपनी सामर्थ्य भर संघर्ष करता रहा, पर कोई भी ऐसा काम उसे नहीं मिल पाया जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बहुत सारी कोशिशों में असफल होने के बाद अभिजय ने आत्महत्या का निश्चय कर लिया। उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है। वो आत्महत्या करने जंगल के भीतर चला गया। उसे उम्मीद थी कि जंगल का कोई हिंसक जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं, पर अंत समय उसका शरीर तो किसी जीव की भूख मिटाने के काम आ जाएगा। संयोग की बात थी कि जंगल के बहुत अंदर जाने पर भी उसे कोई हिंसक जानवर नहीं मिला। उसका भाग्य करवट ले रहा था। घने जंगल के अंदर एक साधु महाराज कठोर तपस्या में लीन थे। अभिजय उनके पास खड़े होकर सोचने लगा कि क्या इन महात्मा जी को हिंसक जानवरों का भय नहीं सताता होगा। तभी महात्मा जी की ध्यान समाधि भंग हो गई। उन्होंने घने जंगल के भीतर खड़े अभिजय को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वत्स? और अभिजय ने अपनी पूरी संघर्ष गाथा महात्मा जी को सुना दी। उसका कठोर संघर्ष सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुमने पूरे समर्पण से संघर्ष नहीं किया होता तो तुम्हें काम जरूर मिल गया होता, पर निराश न हो। एक बार फिर जाकर पूरे समर्पण से काम ढूंढो, तुम्हें काम अवश्य मिल जाएगा। इस पर अभिजय ने कहा, मुझे क्षमा करें महात्मा जी, मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभिजय की बात सुनकर महात्मा जी ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपने पास बैठा लिया और कहा, अभिजय, मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारी निराशा ही नहीं दूर होगी, तुम्हारे भीतर आशा की किरण जाग उठेगी। अभिजय कहानी सुनने को भी इच्छुक नहीं था, पर महात्मा जी के कहने पर वो चुपचाप कहानी सुनने लगा। महात्मा जी ने कहा, एक गांव के एक छोटे बच्चे ने अपने घर के आंगन में एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा हर रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। 1 साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो बढ़ गया, उसके बौरे फूटकर भी बढ़ने लगे, पर बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रहा। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वो दोनों पौधों की पहले की तरह ही देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही था। फिर भी गांव का वो अनपढ़ बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने दोनों की देखभाल जारी रखी। कुछ और महीनों के बाद बांस का पौधा भी पनपा, उसकी भी बौरें फूटी और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। उस बच्चे को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि बाद में पनपने के बाद भी बांस का पौधा कैक्टस के पौधे से ऊंचा कैसे हो गया। अपने आश्चर्य की बात जब उस बच्चे ने अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ मुस्कुराने लगी। माँ ने कहा, बेटा, सच ये है कि बौर फूटने से पहले बांस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। जिसे जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाना हो, उसे पहले अपनी गहराई जरूर माप लेनी चाहिए, क्योंकि बांस के पौधे को बहुत ऊंचे जाना होता है। इसलिए उसने पनपने में अधिक समय लिया। पनपने से पहले उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया, जिससे ऊंचाई की रास्ते में वो हवा के थपेड़ों को सह पाए। महात्मा जी ने अभिजय से कहा, हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हम तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। पर तब तक गांव के उस अनपढ़ बच्चे की तरह हमें धैर्य रखना चाहिए। अभिजय महात्मा जी का उपदेश समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। वो जंगल से लौटकर घर आया और उसने अपने लक्ष्य को पाने का कठोर संघर्ष किया।
पिछली बार की तरह इस बार अभिजय निराश नहीं हो रहा था, इसलिए शीघ्र ही उसे उसका लक्ष्य मिल गया। कहानी तो अच्छी सुनाई, पर इससे ट्रैफिक जाम का क्या संबंध? संबंध है मैंडी, बहुत गहरा संबंध है। तुम अगर ट्रैफिक समस्या के कारण अपना डांस का रिहर्सल टालोगी तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। और ये ट्रैफिक समस्या कोई अस्थायी समस्या तो है नहीं इस देश का। भारत सरकार काम कर रही है इस पे, जगह जगह कई कई बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बना रही है, कई सारे सड़कों पे फ्लाईओवर बना रही है, ताकि जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। समझ में आया तुम? सही कह रहे हैं विजय भैया। और काशी में अब ट्रैफिक की समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहेगी मैंडी। अरे सरकार 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन बिछा रहा है, तो अब ट्रैफिक नहीं भैया, आप जाना मेट्रो से फुरफुरा के और सीधा करना रिहर्सल और आना सीधा घर। वाह, सॉरी जीजू, हम फालतू में इरिटेट हो रहे थे। हमें होप्स बनाए रखने चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। थैंक यू जीजू। हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों, अगर जीवन है तो समस्याएं तो होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से घबरा करके सब कुछ छोड़ करके घर में बैठ जाएं। वो क्या है ना गुरु, उम्मीद है तो सब कुछ संभव है, इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी न छोड़ें। और हाँ, कल हमारे साथ होंगे जीटीवी के आप ही के जैसे कोई दर्शक, जिनका चुनाव जो है भैया उन्हीं के द्वारा भेजे गए मेल और मैसेज के जरिए लकी ड्रॉ के द्वारा किया गया है। तो गुरु, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस हमारा परिवार के व्हाट्सएप नंबर पे जाइए और मैसेज कर दीजिए, और हमारा आईडी भी तो है, उस पर अपना ईमेल भेज दीजिए, बस। तो अब हमको आज्ञा दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।